हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 4 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल टेक्स्ट को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में हम दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। पहला द राइट एंड वर्स, सही और बदतर। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी वनातूज बिग प्ली डज लिटिल टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज। वनुआतू की बड़ी दलील दलील जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास है। पहले एडिटोरियल आर्टिकल में बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी और फिलिस्तीन मामले पे इनकी और इनके सहयोगी दक्षिणपंथी जो और पार्टी है उनकी क्या विचारधारा है, इसको जानने समझने को मिलेगा। दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में वनुआतू, जो कि अभी कोप 27 सम्मेलन होने वाला है, ऐसे में इसके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, भारत का क्या स्टैंड है, ये सब कुछ हमको जानने को मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल आर्टिकल द राइट एंड वर्स। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत बम पटाखों की आवाज़ आ सकती है, चूंकि एकादशी है तो उम्मीद करता हूं कि इतनी तेज नहीं आवाज आएगी कि आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो। चलिए शुरू करते हैं। द राइट एंड वर्स, सही और बदतर। हालांकि आर्टिकल के हिसाब से इस राइट का मतलब दक्षिण पंथ ज्यादा उपयुक्त होगा। दक्षिण पंथ। इजराइल्स लीडर मस्ट लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू पैलेस्टीनियन क्वेश्चन। इसराइल के नेताओं को फिलिस्तीनी सवाल का समाधान ढूंढना चाहिए। जिस तरीके से इसराइल की सत्ता में बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हो जाती है, वहाँ की पार्लियामेंट, जिसको नेसेट कहते हैं, 120 सदस्यीय वहाँ की पार्लियामेंट में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके जो दूसरे दक्षिणपंथी धार्मिक सहयोगी हैं, इनको बहुमत मिल जाता है। इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का भी रिकॉर्ड नेतन्याहू के ही नाम है, और इस बार सत्ता मिलने से उस पर एक स्वर्णिम अध्याय और जुड़ जाता है। हालांकि बात कही जा रही है जिस तरीके से याइर लैपिड, जो कई विपक्षी नेताओं, जिसमें दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, मध्य मार्गी, मध्य वामपंथी और अरब दल, इन सबको मिलाकर एक गठबंधन बनाते हैं, और ये कमजोर गठबंधन साल भर के भीतर ही टूट जाता है। अभी हाल में ही यामीना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। और 2019 से बात कही जाए तो पांचवा चुनाव इसराइल में ये संपन्न हुआ है। नेतन्याहू भ्रष्टाचार के कई मामलों में अभी इन पर मुकदमा भी चल रहा है, और सत्ता से जब नेतन्याहू बाहर होते हैं तो वो समय का ये उपयोग करते हैं, जिस तरीके से जो कमजोर गठबंधन की पार्टी लैपिड साहब द्वारा सत्ता में बीच में बनी हुई थी, उसमें ये नेतन्याहू द्वारा एक वादा किया जाता है कैंपेन के तौर पे कि जब अगर ये इनको सत्ता में वापस आने का मौका मिलता है तो इसराइल को फिर से मजबूत बनाने का ये प्रयास करेंगे। एक मजबूत छवि इसराइल की फिर से दुनिया भर में देखने को मिलेगी, और ये अभियान इनका कामयाब भी हो जाता है। आगे बात कही जा रही है जिस तरीके से नेतन्याहू की वापसी होती है, इसराइल में कई जगह पर क्षेत्रीय शांति और सामाजिक स्थिरता पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेष तौर पर जब बात होती है फिलिस्तीनी सवाल पर, तो क्या उसका कोई न्याय संगत समाधान मिल पाएगा, इसके लिए काफी संदिग्धता बनी हुई है। स्वयं नेतन्याहू ने एक बार कहा था कि जब तक ये हैं, इनके सामने फिलिस्तीन कभी भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित नहीं हो पाएगा। ईरान के प्रति भी नेतन्याहू अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। आगे बात कही जा रही है नेतन्याहू के दूसरे सहयोगी बिन गवीर की बात। इन पर 2007 में नस्लवाद को उकसाने और एक आतंकवादी समूह को समर्थन करने का दोषी इनको ठहराया गया था, सजा हुई थी। बेसिकली बात ये हो रही है कि जब फिलिस्तीन प्राधिकरण की बात होती है, जब फिलिस्तीन कब्जे वाले क्षेत्रों की बात होती है, तो बिन गवीर और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, अंतरिम जो सरकार है उसको नष्ट करना चाहते हैं। और जब फिलिस्तीन राज्य का सवाल आता है तो नेतन्याहू से भी कहीं ज़्यादा बिन गवीर कट्टर विरोध में नजर आते हैं। ऐसे में ऐसी शख्सियत और ऐसी विचारधारा वाले लोग जब सत्ता के केंद्र में आ जाते हैं, तब ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या दीर्घकालिक हितों में अगर बात कही जाए
तो जिस तरीके से इजराइल द्वारा फिलिस्तीन की जो कब्जे वाली भूमि है उसमें लगातार हिंसा जो बढ़ रही है, और इजराइल के अंदर ही जो सामाजिक अशांति बढ़ रही है, क्या उसको लंबे समय तक नज़रअंदाज किया जा सकेगा? बहुत सारे सवाल हैं, समय ही इनका जवाब दे पाएगा। अगले आर्टिकल में बात होगी वनुआतूज बिग प्ली डज लिटिल टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज। वनुआतू की बड़ी दलील जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास है। हैविंग अ यूनिवर्सल नॉन proliferation treaty banning the use of fossil fuels globally would be do very little to arrest the problem of climate change। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली सार्वभौमिक प्रसार संधि होने से जलवायु परिवर्तन की समस्या को रोकने में बहुत कम मदद मिलेगी। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से अभी कोप 27 का सम्मेलन होने वाला है शर्म एल शेख इजिप्ट में, और अब चूंकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां काफ़ी अलग हैं, जिस तरीके से पूरा यूरोप एक एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया भर में रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसकी वजह से एक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉर्टेज, इससे जिस तरीके से सभी का जब बात आती है कि एमिशन से लड़ने की बात आती है, उसको रिड्यूस करने की बात आती है, तो जो भी क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं इन संकटों से बाधित नजर आ रही है। ऐसे में जब कोप 27 की बैठक होगी तो क्या कोई ठोस समाधान निकल पाएगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे में पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री वनुआतू, उसके राष्ट्रपति ऐसा आह्वान करते हैं कि दुनिया भर में जिस तरीके से बात होती है, जब परमाणु की बात होती है तो प्रोलिफरेशन ट्रिटी आता है, उसी तरीके से एक प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को लाना चाहिए जिससे कि दुनिया भर में जो फॉसिल फ्यूल है उसके उपयोग को बैन कर दिया जाए। अब इसमें बात ये भी हो रही जिस तरीके से वनुआतू कोल के फेज आउट यूज की बात हो रही थी पिछले साल जब ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, जब फेज आउट कोल की बात हुई थी, जिस हालांकि जब कोल का जब फेज आउट ऑफ कोल की बात होती थी तो भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी, और कहीं ना कहीं भारत के दबाव में फेज आउट शब्द को फेज डाउन से रिप्लेस कर दिया गया था। बात होती है फेज आउट अथवा फेज डाउन की, तो इसमें अंतर क्या होता है? तो जबकि फेज आउट की बात कहते हैं तो इसमें होगा कि समय के साथ में कोयले को पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल को खत्म करना होगा, जबकि फेज डाउन में समय के साथ इसके इस्तेमाल में कमी लाने की बात होती है। भारत की बात कही जाती है तो भारत जैसे तमाम सारे देश हैं जहां पर आज भी कोयला जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का जरिया बना हुआ, विशेष तौर पर जब पावर सेक्टर की बात होती है। और ऐसे में कोप 27 सम्मेलन में अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स AOSIS, इनकी ये भी तैयारी है कि इस तरीके की से प्रस्ताव को फिर से लाएं जिससे कि दुनिया भर में जो फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म जो ईंधन है, उसके उपयोग पर रोक लग सके। अब बात आगे आर्टिकल में ये भी उठाई जा रही है कि जिस तरीके से भी कुछ महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के मामले में ऐसा ही प्रस्ताव आया था, किंतु ज़्यादातर जो ग्लोबल साउथ कंट्री है उन्होंने कड़ा विरोध किया था, इसलिए प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था। तो बेसिकली बात हो रही है कि ऐसे प्रस्ताव लाने की ज़रूरत है जो सर्वसम्मति से आए। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आना चाहिए जिसमें कुछ चुनिंदे लोगों की इच्छा को बाकी सब पर थोपने का प्रयास किया जाए। और अब कोयले की बात हो रही है, चूंकि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का आधार है, भारत के अलावा जो दूसरे भी विकासशील देश हैं वहाँ पर भी एक तरफ तो हमारी जो प्राथमिक ऊर्जा के लिए कोयला काफ़ी ज़रूरी है और इसको फेज आउट करने फेज डाउन करने पर काफ़ी जोर होता है, वहीं दूसरी तरफ जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहाँ पर लोग उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित होते जा रहे हैं, और ऐसे में प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भव्य जीवन शैली बनी रहे इसलिए। और निश्चित तौर पर बात जब एमिशन की होगी तो ये उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जितना कि दूसरे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका रोल होता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म ईंधन कोयला पे अगर फेज आउट फेज डाउन हो भी जाता है तब भी क्या ग्लोबल एमिशन पर असर पड़ेगा? शायद नहीं। तो ऐसे में अगर कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए तो बेसिकली वो जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो सिक्योर एनर्जी है वो सभी के लिए हो। ऐसा ना हो कि जो
डेवलप्ड कंट्री हैं जिनके पास संसाधन है, उनके पास तो बेहतर वैकल्पिक एनर्जी का उनके पास स्रोत हो सके, हरित ऊर्जा हो सके, हरित भविष्य हो सके, पर ये बाकी जो दूसरे देश हैं वो इनसे वंचित रह जाएं। ज़रूरत इसकी है कि जो हरित भविष्य है वो सभी के लिए हो, सभी की भागीदारी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा भी हाल में ही भारत में लाइफ इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी। लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के नेगेटिव इम्पैक्ट को देखा जा रहा है, और विशेष तौर पर जब बात होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिकली पीछे हैं ऐसे देशों की, तो यहाँ पर इसके प्रभाव को और ज़्यादा देखा जा सकता है। किंतु कोप जैसे सम्मेलन एक बड़ा मंच जहाँ पर कई सारे और मुद्दे को डिस्कस किया जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज़्यादातर समय कोयले के सवाल पर नष्ट हो जाता है, जबकि ज़रूरत है कि जो समय है ऐसे सम्मेलनों का वो बेसिकली क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर किस तरीके से दुनिया का ध्यान आकर्षित हो उधर देना चाहिए। इन सब के अलावा ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी के जो भी सोर्सेज हैं उनको डेवलप करने पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना होगा, दुनिया की प्रतिबद्धता को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और ऐसे में ज़रूरत है ऐसे टेक्नोलॉजीज़ में निवेश करने की जो इस तरफ और ज़्यादा वांछित परिणाम को लेकर दिखा सकें। क्योंकि जब बात होगी उज्जवल भविष्य की तो वहाँ पर हम हरित भविष्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में नवाचारों का जो भूमिका होगी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सभी के भविष्य की बात है, जिम्मेदारी सभी की होगी और सभी को अपना रोल निभाना होगा। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।